हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज डे 32 है। आपको पता ही है कि इससे पहले हम 31 तक की चर्चा कर चुके हैं। जिन बच्चों ने जो है पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले पीछे के कुछ वीडियोस देख लें, क्योंकि उससे क्या है कि कुछ चीज़ें मैं नई बताता हूँ, फिर हर बार मुझे नया सब कुछ बताना पड़ता है नए वीडियो में। तो जो कंटिन्यू किसी विषय को देख रहे हैं जो बच्चे, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है कि सर रोज़ रोज़ वही चीज़ बताते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब ये भी होता है कि कुछ बच्चे नए आए हैं तो उनको भी सूचना मिल जाए, है ना। तो इसलिए जो है कुछ चीज़ें जो है जो मतलब कॉमन है वो तो मैं चर्चा कर देता हूँ, लेकिन जो कुछ नई चीज़ें होती हैं उनको पीछे वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आप पीछे जाके भी दे सकते हो। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई खबर होगी या कोई न्यूज़ होगी तो हम जरूर उसको हर वीडियो में साझा कर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और हमने एक प्रैक्टिस सीरीज पे आज वीडियो एक डाल दिया है, वो बनाया कल था, मैंने उसको शेड्यूल कर दिया था कि कल से जो है आराम से आप लोग देखो, क्योंकि रात हो गई थी बनाते हुए। तो इसको देखिए, ये डे 32 तक के हमने प्रश्न कर लिए हैं और इसमें 1040 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा जो है PYQ रिवाइज कराया जाएगा। ठीक, और एक प्रैक्टिस सीरीज है, उसमें 1000 क्वेश्चनों को लिया गया है। तो 1000 लगभग 1000 क्वेश्चन, तो 1000 ये हो गए, 1040 1000, तो ये 2040 प्रश्न हो गए आपके। इतना अगर आपने कर लिया तो मेंस में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉपर आईएएस अगर किसी को करना है तो लगभग जो है जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ उतने कर लीजिए, और जैसे प्रीलिम्स आपका हो जाएगा तो उसके बाद इनकी ये तो इसकी संख्या तो बढ़ ही जाएगी प्रश्नों की। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि आपको अन्य टेस्ट सीरीज जो आप चाहेंगे मैं सजेस्ट करूंगा आपको। अगर आप मुझसे सलाह लेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको किस संस्थान की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि कुछ जेन्युइन संस्थान है जिनको मैं, है छोटे संस्थान, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वो आपकी मदद बहुत करेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी दोस्तों। और प्रीलिम पर जो है धीरे धीरे आप मूव करते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो फिर मेंस लिख कर भी क्या करोगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं दोस्तों फालतू चर्चा न करते हुए। तो ये 2025 का आखिरी प्रश्न है। ठीक, और इसके बाद हम गवर्नेंस पे फिर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों से मैंने सलाह ली तो सर कुछ बोल रहे कि जो है जैसा चल रहा था सर पहले एक एक विषय कराइए। जैसे गवर्नेंस आपने कराया तो गवर्नेंस पूरा करा दीजिए। जैसे आपदा प्रबंधन आपने शुरू से लिया तो पूरा करा दिया। ठीक है, इस तरह से गवर्नेंस को भी लीजिए, क्योंकि मैंने 2016 तक जो है चर्चा कर दी थी। आज 2017 का मैंने प्रश्न लगा रखा है। ये देखिए 2017 का प्रश्न है, डे 33 मतलब कल के लिए। ठीक, भारतीय राजनीतिक प्रक्रम मतलब प्रोसेस में। ठीक, को दबाव समूह आपको मैंने पहले ही चर्चा कर। देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए आपको बेसिक चीजें यहीं से पता चल जानी चाहिए कि हमको 2-3 चीजें जो है बना के रखनी। और ये विषय ऐसे हैं कि इनको दो जैसे गवर्नेंस आप मुश्किल से 4 दिन में 3 दिन में तैयार कर लोगे। डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ आपको 2 दिन लगेगा। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा 5 या 6 दिन। ठीक है, एनवायरमेंट मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो थोड़ा सा ये वेटेज वाला पार्ट है, मेंस के लिए आपको सिर्फ 2 दिन, 2 से 3 दिन। ठीक है, तो ये मुश्किल से आपके मेंस के बाद भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी से आप तैयार कर लोगे तो उस समय प्रेशर नहीं रहेगा। तो जैसे हिंदी इंग्लिश है जो आपका कंपलसरी है, उस पर थोड़ा सा आप, क्योंकि बहुत बच्चे इंग्लिश कंपलसरी में भी फेल होते हैं, तो आप उस पर फोकस कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, बाकी आपके जैसे ऑप्शनल है उस पर आप ज्यादा ध्यान दे दो लोग, नहीं तो आपको यही छोटे छोटे विषय जो है इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं ठीक ठाक, तो पता लगे यही नहीं तैयार है तो आपका है जो ऑप्शनल होगा वो भी तैयार नहीं है, तो बड़े परेशान हो जाओगे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो मेरी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा जो है सिलेबस होता है। यहाँ पर आपदा प्रबंधन लिखा हुआ है, इसी सिलेबस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी जो GS थर्ड आप देखोगे तो GS थर्ड में कई विषय हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है और इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो शुरू के जो 10 पॉइंट है ये इकोनॉमी से संबंधित हैं, और 11, 12, 13 जो है आपके साइंस टेक से संबंधित हैं। ठीक, और 14 नंबर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। 15 नंबर जिसकी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, करेंगे ही, आज आखिरी डिस्कशन होगा। इसके बाद 2026 का पेपर डिस्कशन करेंगे PYQ सीरीज में। बाकी अभी हमारी जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उस पर तो हम, अगर आपदा प्रबंधन का प्रश्न आएगा ही आएगा क्या, मैं लेकर खोज कर लाऊंगा, तो आपदा प्रबंधन वहां से भी प्रैक्टिस करा दूंगा, वहां से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक, फिर 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी से पेपर। ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पर। देखिए सिलेबस जो है इसका पूर्णतः डिफाइन नहीं है, तो हमें बार बार इसके PYQ को देखना है और करंट से अपडेट रहना है। PYQ से आपको ये पता चल जाएगा करंट की चीजों से ही, करंट की जो विषय वस्तु होती है उसी से प्रश्न घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। तो हमने PYQ से ये तय कर लिया कि करंट में किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस, जैसे अभी बादल फटने की घटना हुई तो करंट में यही चीज बनी रही, अगले साल इसी संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, है ना। तो इसलिए हमको इस पर फोकस रहना है। तो हम चलते हैं, पहले प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको, कि प्रश्न ही आपको अगर ठीक से समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा चयन, मतलब आधी आपने जो है मंजिल क्रॉस कर ली। ठीक है, मतलब आधी मंजिल आपने क्रॉस कर ली। अब आपका थोड़ा 50% आपने कर लिया, 50% आपका बचा हुआ, वो आपका उत्तर लेखन धीरे धीरे अभ्यास करते करते स्किल डेवलप हो जाएगी, कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं सीधे। भारत में तटीय जलभृत, आप देखिए, अब आपको ये पता होगा कि जो हमारे तट है, ये तट है, यहाँ तट है, ये पूरा जो है 7500 किलोमीटर
का जो है लंबा तटवर्ती मार्ग है। तो यहाँ पर जो तट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो समुद्री जल स्तर है इन तटों पर, अब आपको पता है जैसे आप कई लोग जो है गांव में रहते होंगे तो उनके गांव के बगल में जो तालाब है या कोई नदी है या कोई नहर है, ठीक है, तो वहां उसके आसपास जो उनके घर बने हुए हैं उन पर घरों में क्या होता है कि जो जल यहाँ पर जल स्तर यहाँ पर ज्यादा होता है, तो ये अगल बगल के घरों में भी जल स्तर बहुत ज्यादा, मतलब इसमें जल स्तर भरा रहता है। मतलब कि यहाँ पर जो कुआं होगा आप देखना वो लगभग 2-4-5-6 महीने जो बारिश के समय में वो ऊपर तक पूरा आ जाता है कुएं का पानी, ठीक है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि जो तट के आसपास जो क्षेत्र है, जहां पर मान लो यहाँ पर किसी का घर बना हुआ है तो वो अगर बोरिंग करता है तो उसको यहाँ का पानी भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारा जल स्तर यहाँ कम हो गया, जल स्तर मतलब कि जो भूमिगत जल स्तर भूजल है वो अगर कम होगा तभी ये प्रवेश करेगा, ठीक है। वैसे इसमें प्रभाव तो थोड़ा बहुत रहेगा, समुद्र जल स्तर का प्रभाव तो रहेगा, भाई नीचे जो है रिस करके पानी आता है, ठीक है, तो प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर ये जल स्तर कम हो जाएगा तो ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। मतलब यहाँ का पानी आप देखते ही हो कि जैसे यहाँ टंकी है, एक टंकी ये है और दोनों आपस में जुड़ी है, तो क्या होता है कि जैसे ये मान लो ज्यादा ये ऊपर तक भरी है, ये कम भरी है, तो ये दोनों जो है इसका पानी इसमें जाता रहेगा जब तक ये बराबर ना हो जाए। दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है पानी बंद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ का अगर पानी कम हो गया, मान लो ये तट का पानी कम होता चला गया तो यहाँ का पानी, समुद्र का पानी तट के अंदर घुसता चला जाएगा। तो इसलिए इसी को घुसपैठ बोलते हैं, इंट्रूसिव, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सी वाटर इंट्रूसिव, इंट्रूजन, ठीक, इंट्रूजन। तो यहाँ पर तटीय जलभृत में समुद्री कोस्टल एक्वाफर, जो आपकी जो मतलब भूजल होता है उसके अंदर जो एक्वाफर होते हैं, मतलब कि पानी की जो है बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, ठीक, उसी को जलभृत बोलते हैं, ठीक। तो तटीय जलभृत में समुद्री जल घुसपैठ, मतलब समुद्र का जल घुस रहा है, एक मुख्य चिंता का विषय है। इस पर जो है आईपीसीसी ने भी अपनी रिपोर्ट 2021 में दी थी और केंद्रीय भूजल वाटर बोर्ड है, मतलब भूजल बोर्ड, जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसने भी 2023 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने भी बताया कि ये जो है बड़ा चिंता का विषय बन रहा है। तो महाराष्ट्र में भी ये घटना देखने को मिली है और गुजरात में भी देखने को मिली है और चेन्नई में भी देखने को मिली है, ठीक है। तो आप देख ही रहोगे। तो भाई यहाँ पर जो है उपभोग, आप कॉमन सेंस लगाइए कि महाराष्ट्र में भी जनसंख्या ज्यादा है, गुजरात में भी ठीक ठाक है, चेन्नई में भी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो भूजल को उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो भी यूज कर रही हैं, ठीक है, पानी। तो यहाँ का जो भूजल है वो भूजल का स्तर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब भूजल का स्तर कम होगा तो समुद्री जल इस पे अंदर आएगा, और समुद्री जल आप जानते हो खारा होता है, नमकीन होता है, और उसमें बहुत सारे जो है हैवी मेटल्स मिलते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो आप इसका उपयोग करोगे तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में और हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। तो मुख्य चिंता का विषय, अब आपको यहां तक उसने केवल एक बात बताई यूपीएससी ने एक वाक्य में। अब आपको आगे बताना है कि समुद्री जल घुसपैठ के क्या कारण है। कारण में आपको कारण लिखना है। कारण में आपको दो कारण, आप मान लीजिए हमेशा कारण जो आपदा प्रबंधन ने पूछे तो उसको दो भागों में बांटकर कोशिश करिए कि प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण में लिखिए, ठीक। जब आप अजब ना कुछ आए तो दोनों को मिलाकर लिख दो, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा पता है तो दो भागों में बांट के लिखोगे। तो उत्तर को जैसे दो भागों में आपने बांट दिया ऐसे करके, यहाँ पर प्राकृतिक लिख दिया और यहाँ पर मानवीय लिख दिया, तो उत्तर देखने में बहुत अच्छा लगता है। और प्रस्तुतिकरण, मैंने इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखी है, उनको बार बार देखता हूँ, कुछ बच्चे मेरे संपर्क में रहते हैं तो उनकी कॉपी में देखता रहता हूँ, तो उनसे मुझे पता चल जाता है कि ये जो है इंग्लिश मीडियम वाले की कॉपी हिंदी मीडियम से अगर विषय वस्तु को लेकर के देखोगे तो बहुत अच्छी नहीं लिखी होती, लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण बहुत बेहतर होता है, ठीक है। तो इस आधार पे नंबर बहुत अच्छा है। आपने अगर मान लो किसी चीज को ठूस के लिख दिया, मान लो ये कॉपी है, आपने ठूस के यहाँ लाइन पे लाइन भरा लिख दिया, तो आप खुद दोबारा उस कॉपी को पढ़ोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने इसको प्रस्तुति बढ़िया से हेडिंग बनाई, मान लो ये है, आपने यहाँ हेडिंग बनाई, इसके 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट करके बनाया, फिर दूसरे पेज में भी ऐसे ही हेडिंग बनाई, इस तरह से दूर दूर लिखा, तो देखने में भी अच्छा लगता है। एग्जामिनर ठीक से पढ़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं और कॉमन नंबर 2-3 नंबर आपको देख चला जाएगा, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण बेहतर होना चाहिए। 1-2 लड़कों से मैंने बात करी, उन्होंने मतलब कि प्रस्तुतिकरण बेहतर नहीं दिया, इसलिए उनका मेंस नहीं हुआ हिंदी माध्यम के, ठीक है। तथा ऐसी आपदा का सामना करने के लिए उपचारात्मक मतलब उपाय बताने आपको। तो पहले कारण बताओ कि क्या कारण है, उन्हीं कारण को घुमा करके उपाय बता दीजिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेमिंग दी है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने, जो बच्चे मतलब कि परफेक्ट हैं लिखने में, उनकी स्किल वगैरह हिंदी की मतलब कि यूपीएससी आंसर राइटिंग की बेहतर है, तो वो केवल इसको प्रश्न को देखें और इसको देख करके जा सकते हैं। तो आपको पहले भूमिका लिखनी है। तो भूमिका में आपको क्या बताना है कि तटीय क्षेत्रों में जो समुद्री जल घुसपैठ होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देनी। तो मैंने यहाँ पर पूरी भूमिका लिख दी, आप इसको देख लीजिए कि भारत के तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल का भूजल में प्रवेश गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है, जिससे पेयजल की गुणवत्ता, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। आप चाहो तो 2021 का जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है उसको उठा के लिख सकते हो कि आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आई हुई आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भूजल में
समुद्री जल प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण वहां पर पर्यावरणीय तथा पेयजल की समस्याएं, कृषि और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। इस तरह से मतलब घुमा करके आपको लिखना है, ठीक। फिर इसके बाद आपको कारण में लिखना है, ठीक है। कारण में क्या है, अत्यधिक भूजल, मतलब इसमें कारण में हमने इसको दो भागों में बांटा, प्राकृतिक और मानवीय, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इकट्ठा ही लिख दिया है, मैंने वहां आंसर में जो है अलग अलग लिखा है, यहाँ पर इकट्ठा लिख दिया है क्या क्या है। तो अत्यधिक भूजल दोहन सौराष्ट्र, गुजरात और चेंगलपट्टू, ये तमिलनाडु क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में अत्यधिक पंपिंग जल स्तर, मतलब अत्यधिक पंपिंग की गई है, जिससे जल स्तर नीचे गिर गया। जब जल स्तर नीचे गिरेगा तो समुद्री जल अंदर प्रवेश करेगा, घुसेगा, ठीक। फिर इसके बाद आईपी, जलवायु परिवर्तन और समुद्री स्तर में बढ़ी। आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण समुद्री ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर क्या हो रहा है, सी वाटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो आईपीसीसी 2021 की रिपोर्ट, समुद्री स्तर में वृद्धि, उससे भी जल मतलब घुसपैठ बढ़ रहा है। फिर कम पानी रिचार्ज दर, मतलब कि जो पानी बारिश में भरता है उसको वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, इसी के लिए हमको वाटर रिचार्ज व्यवस्था भी बढ़िया करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि पानी जैसे आराम से जो है नीचे चला जाए। अब होता क्या है कि भाई कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, चट्टानें बनती चली जा रही है और जो है भूमि सील हो गई है, तो अब नीचे जो है पानी जा नहीं पा रहा है। जब नीचे पानी नहीं जाएगा तो क्या होगा, जो समुद्र का जल है वो नीचे नीचे इसमें प्रवेश करेगा, खाली होगा, तो भाई यहाँ खाली होगा तो यहाँ समुद्र का जल प्रवेश करेगा, ठीक। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कैसे लिखना है ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक। फिर इस तरह से कम रिचार्ज दर, जैसे शहरीकरण, कंक्रीट जंगल का विकास हो रहा है, जो कहीं ना कहीं इसका कारण बन रहा है। फिर तटीय उद्योगों और कृषि पर निर्भरता, भाई तटीय उद्योग है उनको भी पानी चाहिए, तो भूमजल से पानी ले रहे हैं, ठीक है। कृषि पर निर्भरता, वो भी भूमि, भाई नमकीन पानी आप यूज नहीं कर सकते, जिससे जल निकासी अधिक हो रही तो ये समुद्री जल प्रवेश करेगा, ठीक। फिर इसके उपचारात्मक उपाय में, फिर जैसे कि आपको पता ही है कि जो एक रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वाटर का जो है, जो जमीन का पानी है, इसको मतलब कृत्रिम तरीके से इसका रिचार्ज किया जाए। तो कृत्रिम पुनर्भरण होना चाहिए, मतलब कि आर्टिफिशियल रिचार्ज। तो इसमें क्या होगा, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने गुजरात के, या GJ का मतलब गुजरात है, ठीक, गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित किया है, ठीक, जिससे भूजल निकासी पर नियंत्रण होगा, ठीक है, ये स्थापित होगा। फिर भूजल निकासी पर नियंत्रण किया जाए। प्राकृतिक अवरोधक जैसे मैंग्रोव संरक्षण और तटीय बफर जोन का मतलब स्थापना कर दिया, जिससे क्या होगा, प्राकृतिक अवरोधक भी इसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करते हैं। फिर डीसैलिनाइजेशन तकनीक जो होती है कि मतलब कि जो नमकीन पानी है उसको कन्वर्ट करके मतलब मीठे पानी में कन्वर्ट किया जाए और पुनः उपयोग किया जाए। तो मुंबई और चेन्नई जैसे नगरों में अपनाई जा रही है तकनीकी, ठीक। फिर इसके बाद छोटा सा निष्कर्ष लिखना है आपको, इसको भी सकारात्मक दृष्टि में लिखना है, जैसे सतत भूजल प्रबंधन और पारितंत्र संरक्षण से घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह घुमा करके लिखोगे तो लिख लोगे। तो यहाँ तक जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें फ्रेमिंग देखकर जाना चाहिए, तो वो देखकर जा सकते हैं। मैंने फ्रेमिंग में बहुत सारे पॉइंट इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ तक देख के हमें जाना चाहिए, तो वो देख करके जा सकते हैं, ठीक है। और जो बिगिनर बच्चे हैं उनको मेरे हिसाब से मेरी सलाह पूरा देखना चाहिए, 2-4 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा अगर धुंधला दिख रहा हो तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, तो मैं उस पर सुधार करूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कॉपी पे लिखता हूँ फिर उसकी फोटो लेनी पड़ती है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो पेन टैब बहुत जल्दी चेंज कर दूंगा, अगर हो सकेगा तो फिर पेन टैब अच्छा वाला लूंगा, तो उसी पे उत्तर लिख दिया करूंगा सामने ही, तो वो देखने में और अच्छा लगेगा। अभी क्या है कि पेन टैब हमारा बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो भारत के तटवर्ती, मैंने स्टार्ट कैसे किया, भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का भूजल में प्रवेश एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है, जिससे पेयजल की गुणवत्ता, कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक। आप IPCC की रिपोर्ट, मैंने बताया कि रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, या केंद्रीय भूजल बोर्ड से स्टार्ट करते हो, ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आपको पता ही है कि GS3 और GS2 में आप रिपोर्ट वगैरह से स्टार्ट कर सकते हो प्रश्नों को, ठीक है। फिर इस तरह से मैंने जल घुसपैठ के कारण में, देखिए यहाँ प्राकृतिक और वहां मानवजनित दोनों लिख दिया। वहां पर क्या मैंने एक ही बार में सारी चीजें बता दी थी, कारण में ये कारण है, यहाँ पर मैंने अलग कर दिया क्योंकि आपको समस्या न हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा समुद्र स्तर में वृद्धि क्यों हो रही, कैसे वृद्धि हो रही, जलवायु परिवर्तन के कारण, भाई ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मतलब कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, समुद्र सी वाटर लेवल बढ़ेगा, और सी वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये जो वाटर है ये ग्राउंड वाटर में प्रवेश करेगा, ठीक। वही चीज है, एक दूसरे से लिंक करके लिखोगे तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक। फिर समुद्र जल स्तर बढ़ रहा है, इसी को IPCC रिपोर्ट 2021 में चर्चा की गई। फिर भू आकृति, यहाँ भू आकृति लिखा हुआ, ये हल्का सा गैप करना चाहिए मुझे, ठीक है। भू आकृति संरचना, ये प्राकृतिक कारण में है, जैसे कि मान लो उड़ीसा और कच्छ के जो क्षेत्र है वहां पर क्या हो रहा है कि वहां की चट्टानें परमिएबल है, मतलब कि वहां पानी आराम से घुस सकता है। मान लो ऐसे है, यहाँ पानी
ठोस नहीं है यहाँ की जो है चट्टाने। तो वही लिखा पारगम तटीय चट्टानों में घुसपैठ अधिक, जैसे कच्छ और उड़ीसा में। फिर सूखा और वर्षा में अनियमितता, कभी सूखा ज्यादा हो रहा है कभी वर्षा ज्यादा हो रही है। तो जब सूखा होता है तो वाटर रिचार्ज मतलब रिचार्ज क्या घटने से खारा पानी भीतर प्रवेश कर जाता है। ठीक। फिर मानव जनित में आपका भूजल का अत्यधिक दोहन, सौराष्ट्र और चेंगलपट्टू, यही मैंने वहां दिया, क्षेत्रों में जल स्तर गिरने से घुसपैठ बढ़ी, मतलब कि समुद्री जल घुसपैठ बढ़ा है। ये CGW मतलब कि CGW भी कह रहा है, मतलब केंद्रीय भूजल बोर्ड बोल रहा है 2023 की रिपोर्ट में। फिर मैंग्रोव का ह्रास हो रहा है, आप देखिए तो पर्ण जल स्तर मतलब तापमान बढ़ रहा है, मैंग्रोव को भी वहां पर मतलब जो मैंग्रोव होते हैं वो भी उनको भी नुकसान हो रहा है। ठीक है। और शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे कि प्राकृतिक अवरोधक कम होने से रिसाव बढ़ता है। प्राकृतिक अवरोधक कम हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, रिसाव बढ़ने लगता है। जो भाई मान लो कि मैंग्रोव है, इनकी जड़ें हैं नीचे तक फैली हुई है, तो ये समुद्री जल स्तर को प्रवेश करने से रोकती है, कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि रुके। अब जब यही कट जाएगा तो समुद्री जल आराम से जो है प्रवेश कर जाएगा। ठीक। तटीय उद्योगों का जल दोहन, भूजल पर दबाव बढ़ता है। मान लो तटीय क्षेत्र, मान लो ये क्षेत्र, यहाँ एक कोई फैक्ट्री है तो यहाँ के भूजल को, यहाँ कृषि कर रहे हैं तो यहाँ के भूजल को प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, भूजल जो है कम हो जाएगा। और जब भूजल कम होगा तो क्या होगा, भूजल स्तर कम होगा तो समुद्री जल प्रवेश करेगा। ठीक। फिर इसके उपचारात्मक उपाय में जैसे कृत्रिम पुनर्भरण, मैंने वही चीज बताया, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने गुजरात के तटीय क्षेत्रों में रिचार्ज स्ट्रक्चर स्थापित किए। ठीक है, कि मतलब जो है कृत्रिम पुनर्भरण हो सके, भूजल का मतलब भूजल ज्यादा से ज्यादा बाहर से ऊपर से नीचे मतलब जमीन के अंदर भेजा जाए। फिर नियंत्रित पंपिंग नीति, पंपिंग मतलब ज्यादा ज्यादा ना हो, मतलब कि भूजल का निकासी पर नियंत्रण हो। ठीक है, भूजल निकासी पर नियंत्रण हो, जैसे कृषि के लिए यूज करते हैं, फैक्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, तो उन पर नियंत्रण होना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत यूज कर लो, बहुत अति मतलब एक तरीके से जितना प्रयोग करना है उतना प्रयोग करिए, फालतू जो है जल को नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर उसी पार्ट को मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पॉइंट लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये। ठीक। तो मैंग्रोव संरक्षण, यही चीज मैंने ऊपर लिखी थी, यहाँ पर मैंग्रोव संरक्षण का ह्रास हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट बना दिया। ठीक है। तो मैंग्रोव संरक्षण और तटीय बफर प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं जल स्तर को प्रवेश नहीं कर देते, तो इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। ठीक है, मतलब मैंग्रोव को संरक्षण देना चाहिए। जल पुनः उपयोग और डिसैलिनाइजेशन तकनीक चेन्नई और मुंबई जैसे महानगरों में अपनाई गई है। ठीक है, अगर ये मतलब कि डिसैलिनाइजेशन का मतलब क्या हुआ, डिसैलिनाइजेशन का मतलब है कि जो समुद्री के खारा पानी है इसको जो है मीठे पानी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जो जल नीचे भर गया उसमें भी खारापन होगा तो उसको भी कन्वर्ट कर देंगे, पीने योग्य बना देंगे। वही कंपनियां यूज करेंगे, वही खेतों में भी यूज हो जाएगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजी अगर हम हमारी सफल हो जाती तो कहीं ना कहीं तटीय जलभृत जो हो रहे हैं, जो समुद्री जल है वो जब प्रवेश कर रहा है उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं नियंत्रण करने का प्रयास हो जाएगा। फिर संतुलित जल दोहन, पारिस्थितिक संरक्षण और दीर्घकालिक जल प्रबंधन नीतियों से समुद्री जल घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टि में मैंने निष्कर्ष लिख दिए, आप इसको जो है अता करके भी लिख सकते थे यहाँ पर इस प्रकार, जैसे क्योंकि भाई 150 प्रश्न है 150 शब्द का, तो मैं इसमें फालतू की बातें ना करके सीधे संतुलित यहाँ से लिख दिया। अगर आप चाहते तो अता संतुलित जल दोहन, पारिस्थितिक संरक्षण और दीर्घकालिक जल प्रबंधन नीतियों से ही समुद्री जल घुसपैठ की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है, का समाधान हो सकता है। इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यहां तक आपका प्रश्न हो गया। अब आपका 2025 तक का प्रश्न मैंने करा दिया है। 2013 से लेकर के 2025 तक के मैंने आपदा प्रबंधन का पूरा प्रश्न करा दिया। अगर आपने इतने साल के प्रश्नों को कर लिया, लगभग 13 साल के प्रश्न, और लगभग जो है 2 से 3 प्रश्न आपके प्रतिवर्ष पूछे गए, तो आप 39 प्रश्न मैंने लगभग इसके करा दिए, मतलब 2 मान लो 26 प्रश्न लगभग करा दिए हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न मैंने करा दिए हैं, मोटा मोटा मैंने बताया। ठीक है, और उससे पहले गवर्नेंस की कराए थे, तो गवर्नेंस का आज प्रश्न एक और है, इसको आप पॉज करके पढ़ना। अगर आपने इतना पढ़ लिया डिजास्टर मैनेजमेंट जितना मैंने बताया, तो इतने से आप जो है थोड़ा सा करंट से आप अपडेट रहिए, आराम से आपका मेंस में जो है आराम से बेहतर लिख करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट वही होता है और इससे बाहर कुछ नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।